हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएचडीसी 107 जिसमें हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके चैप्टर 4 जो कि रहेगा आपका वर्ड्सवर्थ काव्य शास्त्र काव्य भाषा की अवधारणा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इस पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताएंगे, जो कि रहेगा आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि शास्त्रीयतावाद और स्वच्छतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, या इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि शास्त्रीयतावाद क्या है। वर्ड्सवर्थ का इसका प्रति दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो वो ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, तो दोनों प्रश्न में किसी तरह का यदि आ जाता है तो आप दोनों जो बताएंगे उसका आंसर वही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका कि काव्य पर प्रकाश डालते हुए वैयक्तिकता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, या वर्ड्सवर्थ की कविता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में किसी तरह से यदि पूछा जाता है तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। देखिए, आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये चैप्टर 4 था। चैप्टर 3 तक आप लोग को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग का इन सारे क्वेश्चनों का जो है ना रिविजन हो जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिविजन रहेगा, उतना अच्छा रहेगा आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, था क्या कि शास्त्रीयतावाद क्या है, वर्ड्सवर्थ का इसके प्रति दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो पहले ये शास्त्रीयतावाद को समझेंगे, फिर इसके प्रति जो है वर्ड्सवर्थ का क्या दृष्टिकोण रखता था ये, तो उसका भी वर्णन कर लेंगे। तो आइए इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। देखिए देखिए शास्त्रीयतावाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र का पहला काव्य आंदोलन है, जो यूनान और रोम के दो महाकाव्य कवियों होमर और वर्जिल के बीच व्याप्त है। इसके बीच में यूनान और रोम दो महाकवियों के बीच में जो है, जो कौन था, होमर और वर्जिल के बीच का जो है कड़ी है। इस दौरान ग्रीक रोमन प्रतिभाओं ने हर एक कला के क्षेत्र में रचनात्मकता का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कहाँ का? ग्रीक और रोमन प्रतिभाओं ने। देखिए, यूरोप में शास्त्रीयतावाद का प्रचलन वर्ड्सवर्थ से पहले था। अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन इत्यादि इस धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इसमें अभिजात वर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप कविताएं रची जाती थी। किसके अनुरूप? अभिजात वर्ग के अनुरूप। कविता में शिष्टाचार, कृत्रिमता, शालीनता और बनावटीपन की भरमार थी। लिगवी और कजामिया अंग्रेजी साहित्य का इतिहास जो लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक पुस्तक इसमें लिखते हैं शुरू के दौर में पुनर्जागरण ने जिस विवेक को एक उत्साही मार्गदर्शक के रूप में अपनाया था, उसे ही शास्त्रीयवादियों ने एक ठंडे उत्साहहीन सलाहकार की भूमिका में डाल दिया। इसी कारण शास्त्रीयतावाद के दौरान में जितनी रचनाएं सामने आती है, उस सब में एक तार्किक उबाऊपन था। ठीक है, देखिए आगे। वे एक मैनरिज्म का शिकार थी। शास्त्रीयतावादी कविताओं के बारे में यह नहीं सोचा जा सकता था कि वे भावना प्रधान होगी और उसमें मानव की मौलिक अभिव्यक्तियों का उदारीकरण जो है होगा। देखिए, शास्त्रीयवादी साहित्यकार के लिए विवेक, संयम, शालीनता और उद्धत भावनाओं जैसे महत्वपूर्ण गुणों को जो है आवश्यक बतलाया गया है। क्या-क्या? विवेक, संयम, शालीनता, उद्धत भावनाओं को जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए, शास्त्रीयतावाद में साहित्य के शाश्वत मूल्यों पर बल रहता था और शास्त्रीय सिद्धांतों की तुलना में व्यक्तिगत
सृजनात्मकता और प्रतिभा को गौण माना जाता था। पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में साहित्य और कला की जिस मुक्त स्वच्छ धारा तथा जनजीवन में व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं मानववाद की प्रतिष्ठा की गई थी, शास्त्रीयतावाद ने इस धारा के प्रवाह को रोक दिया। अब आत्म तत्व यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट क्या होता है? मौलिकता और कल्पना के बजाय वस्तुगत सत्य पर अधिक जोर दिया जाने लगा है इसमें शास्त्रीयवाद में। देखिए आगे। देखिए, शास्त्रीयतावाद ने ग्रीको रोमन साहित्य के श्रेष्ठ मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को ही साहित्य का लक्ष्य माना। इसी पूर्व सन 65 ईसा पूर्व जो होता है एडी में के कवि होरेस के अनुसार प्राचीन सिद्धांतों और श्रेष्ठ काव्यों का अनुसरण करना चाहिए। होरेस का यह वक्तव्य शास्त्रीयतावादियों के लिए अनुपालनीय बन गया। आगे चलकर डेविड ह्यूम ने इसे दार्शनिक आधार दिया। ह्यूम के अनुसार मनुष्य मूलतः पपोन्मुख होता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता नहीं, नैतिक नियमों की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों के मानदंड में आत्मपरक या आंतरिक नहीं, बल्कि वस्तुपरक या निर्वैतिक और सामाजिक होते हैं, तभी वे प्रभावी हो सकते हैं। धातव्य है कि शास्त्रीयता की चपेट में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, पूरा यूरोप था। फ्रांस और इटली होते हुए यह इंग्लैंड आया और लगभग 100 वर्षों तक इसका वर्चस्व रहा। ड्राइडेन, पोप, एडिसन, बेन जॉनसन इत्यादि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार थे। देखिए, शास्त्रीयतावाद परंपरावादी होते हैं। वह साहित्य में परंपरा की प्रतिष्ठा पर बल देता है। मर्यादा, नीति और संयम पर बल देने के कारण कविता इतिवृत्त प्रधान हो गई। डॉक्टर जगदीश, देखिए आगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार कविता में वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं सहानुभूति के लिए कोई अवकाश के रहा है। काव्य परियोजनाओं में शिक्षा भाव मुख्य रहता था। अनुशासन और तर्क समानता के कसौटी माना जाता था। वस्तु, शिल्प और शैली की परिनिष्ठता पर जोर दिया जाता था तथा नएपन का यथासंभव विरोध किया जाता था। शास्त्रीयतावाद सार्वभौम सनातन सिद्धांतों का प्रतिष्ठापक है, जो मनुष्य से उसकी सर्वोत्तम कला प्रतिभा का अभिव्यंजन करवाता है। शास्त्रीयतावाद और स्वच्छतावाद के बड़ा अंतर मनुष्य की अवधारणा को लेकर है। प्रोटोगोरस की सुप्रसिद्ध उक्ति है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इसे शास्त्रीयतावादी साहित्यकार विशेष महत्व देने हैं। इसकी प्रतिध्वनि हमें अलेक्जेंडर पोप के ऐसे ऑन मैन में सुनाई पड़ती है। पोप के अनुसार द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इस प्रकार विषय वस्तु को केवल मनुष्य ही सीमित कर देने से अत्यंत प्रकृति के साथ उसकी संलग्नता एवं प्रसार संभव नहीं था। देखिए आगे। देखिए, वर्ड्सवर्थ जैसे स्वच्छतावादी कवि मनुष्य और प्रकृति की अभिन्नता के पक्षधर थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि शास्त्रीयतावादी जिस मनुष्य को प्रतिष्ठित कर रहे थे, वह सामान्य जन से न होकर अभिजात था। रोम में दो प्रकार के साहित्य मिलते थे। एक स्क्रिप्टर प्रोलेटेरियम यानी लोक साहित्य, हिंदी में इसके मीनिंग होता है लोक साहित्य। दूसरा स्क्रिप्टर क्लासिकस यानी शिष्ट वर्गीय साहित्य। देखिए, क्लासिक्स से को आधार मानने वाले साहित्यकार सामान्य जन को प्रॉपर स्टडी के केंद्र में नहीं रखते थे। वर्ड्सवर्थ जैसे कई स्वच्छतावादी कवियों ने साहित्य में सामान्य जन की पुनः प्रतिष्ठा थी। देखिए आगे। देखिए, शास्त्रीयवादी साहित्यकार यथास्थितिवादी होते थे। वे अपने वर्तमान से प्रसन्न थे, इसलिए अपने जीवन और विश्वास को उसी के अनुरूप ढाल लेते थे। इसके विपरीत स्वच्छतावादी वर्तमान के प्रति असंतुष्ट थे। वे परिवर्तन के पक्षधर थे।
वर्तमान के प्रति आस्था के कारण ही पोप लिखते हैं, ऑर्डर इज हेवेंस लॉ। व्यवस्था को ईश्वरीय नियम मानने के कारण वहाँ परिवर्तन को ठीक नहीं माना जाता था। इसके विपरीत पी.बी. शेली का पछुआ पवन यानी द वेस्ट विंड किसी भी व्यवस्थित और स्थापित को तहस-नहस करने पर आमादा है। बिल्कुल निराला के बादल राग की तरह या पंथ की द्रुत झड़ी जगत के जीर्ण पत्र की कामना की तरह, इस तरह स्वच्छतावादी विद्रोह और परिवर्तन का पक्षधर माना गया। देखिए आगे। कहा जा सकता है कि सृजन और स्वतंत्रता की भावना ने स्वच्छतावाद को जन्म दिया, तो व्यवस्था, नियम निग्रह और शास्त्रीय आस्था शास्त्रीयतावाद की बुनियादी है। ग्रियर्सन को ठीक ही लिखा है कि ब्रह्मोन्मुख सृजनात्मकता के कारण स्वच्छतावाद मानव हृदय का विस्तार है, जबकि व्यवस्था प्रियता प्रणाली बोधता के कारण शास्त्रीयतावादी मानव मन का संकुचन है। संक्षेप में स्वच्छतावादी साहित्य में भावना, कल्पना, प्रकृति, अनिश्चेतना, विद्रोह, असंतोष और नई रचनात्मक ऊर्जा की प्रतिष्ठा है। गालिब की काव्य भाषा में यह दिले गुस्तखा की तलाश है। इसमें शास्त्रीयतावाद की अनुकृति, अलंकरण और कृत्रिमता को त्याग कर मानवीय स्वाभाविकता की वापसी है। प्रकृति से सन्निधता का देखिए आगे। देखिए उद्घोष है। वर्ड्सवर्थ यह मानते थे कि शास्त्रीयतावादी कवि प्रकृति के प्रति सच्चे नहीं थे। उनमें ब्रह्म प्रकृति और मानवीय प्रकृति दोनों के प्रति सच्चाई का अभाव था। दूसरी तरफ स्वच्छतावादी मनुष्य को उसके सहज प्राकृतिक रूप में पूर्ण मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि रहेगा आपका काव्य पर प्रकाश डालते हुए वैयक्तिकता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, या इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि वर्ड्सवर्थ के कविता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर सेम ही रहेगा। तो इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिजातवादी और नव अभिजातवादी युग में काव्य पर विचार करते समय घटनाओं और स्थितियों अर्थात कथानक जो करते हैं पर विशेष बल दिया गया था। अरस्तु ने कहा ही था कि कथानक त्रासदी की आत्मा है। कथानक का संबंध संरचना से है और संरचना का वैचारिकता से। नव अभिजातवादी युग में तर्क और नियमों का विशेष महत्व दिया गया था। कविता को तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन कहकर वर्ड्सवर्थ ने भाव और स्वतः स्फूर्त सृजनात्मकता पर बल दिया। कौन? तो वर्ड्सवर्थ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, वर्ड्सवर्थ की कविताएं और लिरिकल बैलेड्स की भूमिका शास्त्रीयतावाद से प्रस्थान करते हुए एक नए साहित्य शास्त्र का संकल्प है। वर्ड्सवर्थ के काल ने विवेक के रथ पर सवार होकर विज्ञान प्रबल वेग से आगे बढ़ रहा था। विज्ञान ने एक नई औद्योगिक सभ्यता को जन्म दिया। इस नई सभ्यता में प्रकृति और कविता के लिए बहुत ही सीमित जगह बची थी। इस परिदृश्य में वर्ड्सवर्थ ने पूरी दृढ़ता के साथ कविता को मानव सभ्यता के लिए प्राणवायु बताया और उसे समस्त ज्ञान की आत्मा के रूप में घोषित किया। देखिए, लिरिकल बैलेड्स, उसी को इंग्लिश में यहाँ दिया है, पोएट्री इज द बर्थ एंड फिंगर स्पिरिट ऑफ द नॉलेज। देखिए, लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में उन्होंने कविता की भावदीप्त अभिव्यक्त को जो है सारे विज्ञानों का पोषक बताया। इस घोषणा के पीछे उनका मंतव्य यही था कि इसके द्वारा भाव और कविता के लिए सम्मानजनक जगह बनाई जाए। देखिए आगे। देखिए, व्यक्तिकता वर्ड्सवर्थ की स्वच्छतावादी चेतना के लिए प्रमुख थी। देखिए, शास्त्रीयतावादी कवि वस्तुपरक था, शास्त्रबद्ध था। वर्ड्सवर्थ की आत्मपरकता पर जोर दिया। व्यक्तिकता
पर जोर देने के कारण कविता अब मैं तथा मेरे से युक्त होने लगी। पहले मैं था, अब मेरे से जो है युक्त होने लगी। वर्ड्सवर्थ की मैं एकाकी बादल की तरह विचरण किया, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आई वंडर्ड एज लोनली क्लाउड, तथा माई हार्ट लिप्स अप जैसी कविता में वैयक्तिकता के इस उद्घोषणों को देखा जा सकता है। जैसे माई हार्ट लेप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। इसमें आप देखते हैं यहाँ माँ है, यहाँ आई लगा हुआ। पहले आई से शुरू करके जो है इसको अच्छे से करके जो है मैं मेरे पे गया, यहाँ मैं लगा हुआ है। तो आप इन दोनों को याद भी रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में से लिखिएगा तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा लिखने में। देखिए, वैयक्तिकता के उद्घोष से कविता में कवि और कविता की समझ भी जो है बदलती है। वर्ड्सवर्थ का व्यक्ति शास्त्रीयतावादी व्यक्ति से अलग था। यह व्यक्ति समिष्टवाद का सूत्रधार है, जो अहंवादी और स्वार्थ केंद्रित नहीं है। वर्ड्सवर्थ की वैयक्तिकता मूलतः वैयक्तिक वैयक्तिक देखिए आगे देखिए समग्रता का प्रतिरूप है। वर्ड्सवर्थ जब कहते हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा हमारे साथ है, यानी कि वो इंग्लिश में बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, मतलब दुनिया हमारे साथ है। तो उनका यह कथन व्यक्ति निजी सरहदों का फैलाव है। यानी पिलूट्स में वर्ड्सवर्थ के कवि व्यक्तित्व की जन पक्षधारता उस समय और भी स्पष्ट हो जाती है जब वे कहते हैं मेरा हृदय पूर्णतः जनता को समर्पित और मेरा प्यार उनका था। ये कहते हैं कौन? तो ये वर्ड्सवर्थ के अनुसार ये वक्तव्य है। देखिए, शास्त्रीयतावादी वैयक्तिकता से वर्ड्सवर्थ द्वारा प्रस्तावित वैयक्तिकता अलग है। शास्त्रीयतावाद विवेकशील व्यक्ति के वैयक्तिक स्वायत्ता यानी स्व, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल ऑटोनोमस सेल्फ के अनुरक्षण पर बल देता है। उसे बौद्धिक संभावनाओं से परिपूर्ण करना चाहता है। इस क्रम में उसे यह चिंता नहीं होती है कि ये संभावनाएं उसकी अपनी है या उपार्जित, मतलब कहीं से निकला हुआ है। देखिए आगे, इसके विपरीत वर्ड्सवर्थ मनुष्य को नई रचनात्मक संभावनाओं से परिपूरित करना चाहते थे, इसलिए उनका व्यक्तिवाद पृथक धरातल पर अवस्थित है। उनके यहाँ व्यक्तिवाद इस कारण है ताकि व्यक्ति की कल्पना, उसके प्रतिभा, ज्ञान और उसकी मौलिक सृजन क्षमता को पंख मिल सके। इस व्यक्तिवाद से मनुष्य की सृजनात्मकता को बल मिलता है। अब परंपरा और रूढ़ि की बजाय मनुष्य और शेष सृष्टि का महत्व बढ़ जाता है। इससे मनुष्य प्रकृति से सीधे साक्षात्कार कर सकता है। कविता में गति तत्व यानी लिरिक्स की आपसी वैयक्तिकता की वजह से ही होती है। देखिए आगे, देखिए स्वच्छतावादी वैयक्तिकता का एक व्यापक सभ्यतागत विमर्श भी है, सर्वविदित है। यह औद्योगिक क्रांति का युग था। इस काल में तकनीक प्रगति हो रही थी। तकनीकें चीज़ों को एक रस बनाती है, वे एक सी वस्तुएं बनाती है। इससे उत्पादित या सृजित वस्तुओं में आत्मस्पर्श नहीं आ सकता है। इतिहास की विडंबना देखिए कि इस तरफ मशीनें एक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी, तो दूसरी ओर वर्ड्सवर्थ जैसे कवि मनुष्य की चेतना में आत्मनिष्ठता, आत्मस्पर्शता और आत्म अभिव्यक्ति के लिए बेकल थे। शायद इसी कारण कवि और कविता को प्रति संसार कहा जाता है। औद्योगिकरण के कारण एक रहा और लगभग प्रतिलिपि जैसे उत्पादों के दौर में स्वच्छतावादी मौलिक उद्भावनाओं पर बल देता है। यह समष्टि की चेतना से भरी हुई वैयक्तिकता थी। वर्ड्सवर्थ ने मानव और प्राकृतिक कार्यकलाप के अंतःस्थल में विद्वान आनंद को काव्य को नैतिक धर्म पर प्रतिपादित कर संबंधों और प्रेम के आधार पर मानव और प्रकृति के मौलिक मूल्यों की ओर
लक्ष्य किया। तो 2 क्वेश्चन देख लिए। देखिए आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताएंगे, जो कि रहेगा आपका वर्षपर्त की काव्य भाषा की संकल्पना, स्वरूप एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। और 6 रहेगा स्वच्छतावाद और छायावाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है आने वाले वीडियो में बता देंगे। कम टाइम में आपको 20-21 मिनट में टोटल आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप करते रहिएगा, उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।